नमस्कार। आप सभी के 12th आर्ट्स के एग्जाम चल रहे हैं और आने वाला जो आपका एग्जाम है वो पॉलिटिकल साइंस का है। तो क्यों ना आज हम इस पॉलिटिकल साइंस में कुछ चीजें सीखें एग्जाम से पहले और पूरा का पूरा एक निचोड़ निकाल लें कि जैसे ही एग्जाम आए हम एग्जाम पर ऐसे आक्रमण करें, पेपर पर ऐसे आक्रमण करें कि उसको बिल्कुल नाबूद कर दें। शुरू करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। मैं सुहैब हुसैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन। आज हम जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति, इस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। पढ़ना कुछ नहीं, केवल मुझको सुनना है। और अगर सुन गए, पेपर से पहले ये वीडियो को देख लिया आपने, सुन लिया, तो मैं वादा कुछ नहीं करूंगा, आप खुद आंकड़ा लगाएंगे। एक बार सुन लिया, पढ़ना ही नहीं है, केवल सुनना है। क्लियर है? इस बुक का पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर। यहां हमारे पास दो शब्द हैं, एक शीत युद्ध है और एक क्या है, दौर है। दौर का अर्थ युग, एक समय। शीत युद्ध का अर्थ व्यापक है। अब हम इसको जानते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध क्या है, हम इसका अर्थ ढूंढते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया या विश्व में महाशक्ति की होड़ में एक विश्व युद्ध छिड़ा, जिसको हम तीसरा विश्व युद्ध उस समय कह सकते हैं, अब नहीं कहेंगे। एक विश्व युद्ध छिड़ा जिसकी प्रकृति ठंडी थी और वह दो गुटों के मध्य लड़ा गया था, लेकिन डर पूरे विश्व को सता रहा था। 45 साल युद्ध चला था, लेकिन मैं फिर कहूंगा प्रकृति ठंडी थी। इसको नोट कीजिए, प्रकृति कैसी थी, ठंडी थी, इसलिए वो 45 साल चला। अन्यथा 45 साल में तो एक दुनिया तो क्या 10 दुनियाएं, 100 दुनियाएं भी खत्म की जा सकती है। इसकी प्रकृति, इसकी जो थी तासीर थी, इसकी ठंडी थी। इसमें ज्यादा आमना सामना संगठनों का नहीं हुआ। कागज के गोलों, जबानी गोलों से यह युद्ध लड़ा गया था, ना कि तलवारों से। इस संपूर्ण एक समय को 1945 से लेकर 1990-91 तक के समय को जो तीसरा विश्व युद्ध का रूप जिसने धारण कर रखा था, और कई बार ऐसी समस्या आई थी कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। इस 45 साल के समय को शीत युद्ध का दौर कहा गया था। इसको तृतीय विश्व युद्ध इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये दरअसल हुआ ही नहीं था। इसकी प्रकृति ठंडी होने के कारण एक लंबा चला था, इसलिए इसको विद्वानों ने नाम दिया था शीत युद्ध। दूसरी बात, शीत युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो इसका जवाब होगा शीत युद्ध दो विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया था, दो संगठनों के मध्य लड़ा गया था। एक संगठन था सोवियत संघ, एक संगठन था अमेरिका। ये दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी पूंजीवाद, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था, और एक अर्थव्यवस्था थी, एक विचारधारा थी समाजवाद, जिसका समर्थन रूस कर रहा था। रूस एवं उसके संगठित या उसके साथी देशों को संयुक्त रूप से सोवियत संघ कहा गया था, और अमेरिका एवं उसके संगठित देशों को पूंजीवादी खेमा या अमेरिकी खेमा कहा गया था। इन दोनों के बीच ये लड़ाई थी कि विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी, पूंजीवाद या साम्यवाद। इन दोनों के बीच में लड़ाई थी कि विश्व में महाशक्ति कौन होगा, रूस या अमेरिका। इस
मतभेद के साथ 1945 में युद्ध शुरू होता है और 1990 में ये युद्ध समाप्त होता है। 1991 में इसका समझौता होता है, अंतिम समझौता होता है, जिसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ घुटने टेक देता है। सोवियत संघ के घुटने टेकने के या सोवियत संघ की असफलता, सोवियत संघ के हार के कारण क्या थे वो भी आपको जानने होंगे। हार के कारण थे कि जो पूर्वी पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे, अर्थात अमेरिका के साथ जो देश थे, उनका इन 45 वर्षों में इतना विकास हुआ टेक्नोलॉजी में, व्यापार में, उद्योग में, सारी चीजों में उनका विकास हुआ था, लेकिन पूर्वी सोवियत संघ के खेमे के जो देश है उनका विकास नहीं हो पाया था। इस बात से ये पूर्वी सोवियत संघ के खेमे के देशों को पता नहीं था इस बात का कि हमसे आगे निकल रहा है कौन, पश्चिमी जो है यूरोप आगे निकल रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। जैसे जैसे इन देशों को पता चला कि हमसे आगे, हमसे कई गुना विकास कर चुका है कौन, पश्चिमी यूरोपीय देश अमेरिका विकास कर चुका है और हमको रूस ने अंधेरे में रख रखा है। जब इस बात का पता चला तो धीरे धीरे रूस से देश थे जो हटने लग गए, रूस की शक्ति घटने लग गई और धीरे धीरे मजबूर हो गया रूस आत्मसमर्पण करने के लिए, घुटने टेकने के लिए। हालांकि इस युद्ध से रूस को एक फायदा हुआ, वो फायदा है कि रूस को वीटो पावर मिल गया। वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। तो हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मैं एक व्यवहारिक लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या था किन किन के बीच में लड़ा गया था, वो सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। हमें एक तो ये चीजें इसमें याद रखनी है कि शीत युद्ध की परिभाषा वगैरह क्या है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध दो महाशक्तियों या दो विचारधाराओं के मध्य एक जो होड़ बनी थी, उस लंबे संघर्ष को, जिसकी प्रकृति ठंडी थी, ठीक है, उस लंबे संघर्ष के लंबे दौर को नाम दिया गया था शीत युद्ध, ठीक है। उसके बाद आपको एक देखना है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 का संकट है, जिसमें अमेरिका की निकटतम क्यूबा में जाकर रूस ने मिसाइल तैनात कर दी थी, लगभग अमेरिका को 85% घेर लिया था कि यदि उस मिसाइल को चलाया जाए तो अमेरिका का 85% हिस्सा खत्म हो जाएगा, केवल 15% हिस्सा बचेगा। और इस बात का अमेरिका को काफी समय बाद पता चला था कि मेरे साथ ये काम हो चुका है, मैं गिर चुका हूं, रूस के चंगुल में आ चुका हूं। जैसे अमेरिका को ये पता चला, मरता क्या नहीं करता, अमेरिका ने तुरंत अपनी सेना उतारी उसमें समुद्र में और तुरंत आदेश दे दिया कि रूस से आने वाली सेना, रूस जो सोवियत संघ है उससे आने वाली सेना को रोक दिया जाए। जैसे ही अमेरिका की सेना तैनात हुई और इधर से रूस की सेना जा रही थी, तो रूस की सेना को जब पता चला कि आगे अमेरिका सेना आ गई है युद्ध के लिए, युद्ध करेगी हमसे, वो एक इतना कह सकते हैं प्रकृति के लिए इतना अच्छा दिन था कि वो रूस की सेना या तो उसने अपने जहाजी बेड़ों की स्पीड कम कर ली, गति कम कर ली, या फिर उनका रुख मोड़ लिया। मैं प्रकृति के लिए, विश्व के लिए इतना अच्छा दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्यूबा मिसाइल संकट ही था जिससे जो शीत युद्ध था वो तृतीय विश्व युद्ध बदलने के चरम पर था। अगर यहाँ पर ये रूस पीछे नहीं हटता तो इसको शीत युद्ध नहीं पढ़ा जाता, इसे बेटाओ तृतीय विश्व युद्ध पढ़ा जाता। और महाशक्तियां दोनों के पास पावर था, परमाणु का प्रयोग करते ही लोग तो प्रकृति नष्ट हो जाती, दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए मैं इसको एक अच्छा दिन कह रहा हूं। तो क्यूबा मिसाइल संकट को आपको याद रखना है। देखिए समय कम है, मैं आपको वही मेन चीजें बात कर रहा हूं, सीधा कान पकड़ रहा हूं, बातों में नहीं उलझाऊंगा आपको, जो एग्जाम में सीधे सीधे आप जवाब दें, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपको याद रखना है। शीत युद्ध क्या है इसके बारे में आपको जानकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटना हुई थी दोनों महाशक्तियों के बीच में, जो मतभेद हुआ था, महाशक्ति की होड़ को लेकर, दो विचारधाराओं को लेकर, जो ये 45 साल लंबा संघर्ष चला, ठीक है, इसी को क्या कहा गया था, शीत युद्ध कहा गया था। तृतीय विश्व युद्ध इसलिए नहीं कहा गया इसको क्योंकि ये युद्ध हुआ नहीं था, बल्कि ये कागज के गोलों से, जबानी गोलों से, धमकियों से लड़ा गया युद्ध था, ठीक है। उसके बाद आपका मैं पेज नंबर आपको बताता जाता हूं, उसका थोड़ा देख लेना। एक पेज नंबर आपके 4 पर है, जो जापान पर अमेरिका ने 2 बम गिराए थे।
6 अगस्त 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। उन दोनों बमों के नाम देख लेना, उन दोनों बमों के नाम क्या क्या, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका पेज नंबर 5 पर है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय, ध्रुव का क्या होता है? दो संगठन, दो पक्ष। तो इसकी प्रश्न का आपको अगर सीधे का अर्थ पता है तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो विश्व में दो ध्रुवों में, दो गुटों में संघर्ष जारी हुआ था। कौन कौन से? रूस और अमेरिका। धीरे धीरे इनके साथ देश जुड़ने लग गए। अमेरिका की तरफ पश्चिमी यूरोपीय देश जुड़ने लग गए, रूस की तरफ पूर्वी यूरोपीय देश जुड़ने लग गए। तो ये दो देशों से क्या बन गए? दो ध्रुव बन गए, दो संगठन बन गए। इसलिए इसको कहा गया दो ध्रुवीयता का आरंभ। या शीत युद्ध की शुरुआत पूछे, दो ध्रुवीयता का आरंभ पूछे, एक ही बात। ठीक है। उसके बाद आपके इसमें कुछ संगठन है, उनको देख लेना। नाटो संगठन है, जैसे नाटो है, सीटो है, इनको आप देख लेना। मैं जो मेन चीज आपको बता रहा हूं, नाटो, सीटो, सेंटो वगैरह जो भी संगठन है, थोड़ा इनको देख लेना। पेज नंबर 6 पर है आपके। और पेज नंबर 7 पर आइए कि एक इसमें पॉइंट है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अर्थात इसका मतलब यह प्रश्न बन सकता है कि छोटे देशों से, जिनके पास ना सेना थी, ना ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था थी, ना हथियार थे, उन देशों से इन महाशक्तियों को फायदा क्या हो रहा था? भाई एक बड़े देश से आपकी दोस्ती होती है, जिसके पास अर्थव्यवस्था जिसकी अच्छी है, तो हो सकता है उससे आपको फायदा हो जाए, लेकिन छोटे देशों से क्या फायदा हो रहा था? तो इसका जवाब आपको देना है कि छोटे देशों के पास जो संसाधन थे, जैसे खनिज संसाधन थे, वो उनको मिल रहे थे, ऊर्जा संसाधन थे वो उनको मिल रहे थे, उनका जो भू क्षेत्र था उनको मिल रहे थे, सैनिक ठिकाने उनके लिए मिल रहे थे, और छोटे छोटे जो देश थे वो पैसा इकट्ठा कर कर भी इनको दे रहे थे। तो ये इनसे क्या है? आर्थिक सहायता मिल रही थी। उसके बाद शीत युद्ध के जो दायरे हैं उनको देख लेना। शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय है कि शीत युद्ध के दौरान इन 45 सालों में कौन कौन से बड़े संकट सामने आए। सिर्फ सबसे बड़ा जो संकट था वो क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक है। आपको इसमें जर्मनी की दीवार के बारे में चर्चा करनी है, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपको चर्चा करनी है, देख लेना इसको। उसके बाद जो दोनों गुटों के पास में जो बड़ा हथियारों का जखीरा था उसके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है, और इसी में आपको गुट निरपेक्षता की भी चर्चा करनी है। आगे बात करेंगे गुट निरपेक्षता क्या है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, आप सीधे मेरे पॉइंटों को पकड़ते जाइए, और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन अगर इसी वीडियो से सारे प्रश्न ना आए तो कमेंट कर बता दीजिएगा सर आपने जो ये प्रश्न नहीं बताया था, ये नहीं आया था। केवल आप सुनते रहिए, समझते रहिए। आपको मैं पॉइंट जो बता रहा हूं उनको याद कर लीजिए। ठीक है। आराम से, नो टेंशन होकर पेपर दीजिए। हाँ, जिनको बता रहा हूं उनको पढ़ लीजिए और उसके बाद पेपर देने जाइए, फिर देखना पेपर देने में मजा ही कुछ और आएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दो ध्रुवीयता के कुछ चुनौती। दो ध्रुवीयता की चुनौती कैसे मिली? दो ध्रुवीयता की चुनौती का मतलब यह है कि जो दो संगठन बने, इन दोनों का उद्देश्य था कि भाई अधिक से अधिक देश मुझ में शामिल हो। इधर रूस ये चाहता था कि मुझ में शामिल हो, इधर अमेरिका चाहता था कि मुझ में शामिल हो। वहीं पर एक बीच में भारत भी था, घाना भी था। तो ये बड़े बड़े देश कुछ थे जो किसी संगठन में नहीं मिलना चाहते थे। हालांकि भारत का शीत युद्ध के दौरान झुकाव जो रहा था वो रूस की तरफ रहा था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत ने एक नीति अपनाई थी जिसको कहा गया था गुट निरपेक्षता की नीति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट में ना रहना, किसी के पक्ष में नहीं रहना, मध्यस्थता का काम करना। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं था, ध्यान रखना इस बात को। क्या गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ ये था कि विश्व में दो ध्रुव पहले से बने हुए, दो संगठन पहले से बने हुए हैं, कि एक तीसरा संगठन भी बनाना? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा इसका अर्थ उद्देश्य नहीं था। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य तो दोनों महाशक्तियों के बीच संधि समझौते कराना और इस विवाद से खुद को अलग रखना था। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, दोनों में मध्यस्थता का काम कराएंगे, दोनों को समझाएंगे भाई युद्ध मत करो, अपना ही नुकसान है,
उधर से उसको समझाएंगे भाई युद्ध मत करो, अपना ही नुकसान है, हाथ मिला लो। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता है जो, उसका कभी भी ये अर्थ नहीं कि इसने तीसरे संगठन को जो है अंजाम दिया था। ठीक है, गुटनिरपेक्षता में हमारे भारत के जो नेता हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं। बाकी 4 नेताओं को आप देख लेना, गमाल अब्दुल गफ्फार खान, सुकर्णो वगैरह है, जोसेफ वगैरह हैं, इनको आप थोड़ा देख लेना। अब उसके बाद नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, पेज नंबर 11 पर है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में चीजें क्या है कि बदलने लगी। समस्याएं थी कि किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए। जैसे आपको पेज नंबर 11 पर आपको मिलेगा पैराग्राफ से नीचे, इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के संबंध में सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंटेड में टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये 1972 में जो एक सम्मेलन जो हुआ है, कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। ठीक है, नव अर्थव्यवस्था के लिए, नई आर्थिक विकास के लिए इसमें आपकी जो 4 शर्तें रखी गई थी इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत और शीत युद्ध बात आती है। भारत और शीत युद्ध के समय भारत का क्या योगदान रहा था शीत युद्ध में। ठीक है, भारत ने किसका साथ दिया था, आप सभी जानते हैं भारत ने किसी का साथ नहीं दिया था, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उन्होंने मध्यस्थता का काम किया था। और 1-2 पॉइंट इसमें आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आपके पेज नंबर 14 पर है जो कुछ संधियां हैं, समझौते हैं, उनको आप एक बार देख लेना। क्लियर है। आपका दूसरा चैप्टर जो है वो आता है 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि 2 संगठनों का अंत। कौन से संगठनों की बात कर रहा है ये, कौन से गुटों की बात कर रहा है ये, 2 ध्रुवीयता का अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है, यदि आपको पहला जो चैप्टर है वो समझ में आ गया अच्छे से, तो यहाँ भी ये भी समझ में आ जाना चाहिए। वो ये उन्हीं 2 ध्रुवों की बात कर रहा है जो शीत युद्ध में एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ था रूस, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ क्या था, सोवियत संघ। उसी की बात कर रहा है कि कैसे 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ। सीधा सा अर्थ है कि जब ये 1945 में ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने होती हैं, इनका जो मतभेद शुरू होते हैं, तो ये लंबे समय तक एक दूसरे के विरोध में रहती हैं, विचारधारा की लड़ाई होती है। कई ऐसे संकट आए जिनसे ये लगा कि अब विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। और 1990-91 में 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और 2 ध्रुवीयता का अंत। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, किस कारणों से हुआ, वो एक बार मैंने आपको बताया भी है पिछले चैप्टर में, और आप एक बार अपने गाइड वगैरह में देख लेना कि क्या कारण थे कि सोवियत संघ को घुटने टेकने पड़े या उसका विघटन हो गया। इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। एक बात और याद रखना, इसके 5 जो चैप्टर हैं इस बुक में, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। ये पहला चैप्टर दूसरे से जुड़ा है, तो दूसरे तीसरे से जुड़ा है। ठीक है, अगर एक चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी किताब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली में आपको देखना होगा सोवियत संघ जो रूस है, वर्तमान में रूस है, इससे पहले ये सोवियत संघ था, इससे पहले यूएसएसआर था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेना, पेज नंबर आपका 18 पर है। उसके बाद गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, इसकी कहानी देख लेना एक बार कि गोरबाचेव और सोवियत संघ का जो विघटन है वो किस प्रकार से हुआ। गोरबाचेव क्या क्या सुधार करना चाहता था, क्या क्या कमियां हो गई थी सोवियत संघ में, कि भ्रष्टाचार जो सोवियत संघ में पनपा था, जो नौकरशाही थी जो वो पनपी थी, समाजवाद जो इतना ज्यादा पनप गया था, समाजवाद कितना ज्यादा पनप गया था कि सरकारी जो लोक प्रशासक होते हैं वो अपनी गद्दी को अपने बाप की संपत्ति समझ बैठे थे, जैसे भारत में हो रहा है। ठीक है, तो उन सारी समस्याओं को समाप्त करना चाहते थे कौन, गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव करना चाहते थे। पेज नंबर 19 पर आप लोग एक बार देख लेना कि एक ये रूस के विघटन का ये भी कारण था कि रूस में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था, बड़े स्तर पर जो है लोक प्रशासक तानाशाही पर उतर आए थे। क्यों, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था और अलग अलग जो देश थे, रूस को चाहिए था अन्य देशों से फायदा, इसलिए वो लोक प्रशासकों के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है आप लोग मुझे भी दो और आप दिखाओ। तो जो लोक प्रशासक थे किसी देश की जमीन को, किसी देश के संसाधन को आपकी अपने बाप की संपत्ति समझ बैठे थे। इस कारण से भी जो है देश इनसे सोवियत संघ से अलग हुए थे
और अलग होने के बाद धीरे धीरे इसका विघटन हो गया था। और अपनी गाइड में देख लेना, एक बार इसको देख लेना, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। भाई विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ, ये अचानक कैसे बिखर गई, इसका तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, कि भाई पहली महाशक्ति अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ, अचानक ऐसे कैसे बिछड़ गई, बिखर गई, समाप्त हो गई है। ठीक है, इसका जवाब भी वही है जो मैंने आपको बताया कि पूर्वी जो यूरोपीय देश थे उनका विकास, यूरोपीय देश थे जो उनका विकास नहीं हो पाया था, उनको अंधेरे में डाल रखा था किसने, रूस ने। जबकि पश्चिमी यूरोपीय देशों का विकास हो चुका था, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, वो चांद पर पहुंच चुके थे। और जब ये लोग थे जो ये केवल संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत करने पर ही लगे हुए थे, वो लोग आगे निकल गए थे। रूस इस बात को जानता था कि पश्चिमी यूरोपीय देश आगे निकल रहे हैं, लेकिन रूस अगर अपने पूर्व यूरोपीय देशों को ये बात बता दे तो पूर्व यूरोप देश इससे पहले ही हट जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा। लेकिन धीरे धीरे जब पूर्व यूरोपीय देशों को इस बात का पता चला कि पश्चिमी देश, यूरोपीय देश हमसे आगे निकल गए हैं, हमको अंधेरे में रखा जा रहा है, तो धीरे धीरे उनसे अलग होने लगे। दूसरा कारण उसमें भ्रष्टाचार वगैरह और नौकरशाही था। उसके बाद आपको देखना है कि विघटन की परिणतियां जो 23 पेज नंबर पर है, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसकी क्या क्या परिणतियां थी। जैसे सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहा जाता है, सोवियत संघ कहा गया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा एक बार आप लोग देख लेना। और इस दूसरी दुनिया का पतन हो गया था इसके बारे में। उसके बाद साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ये छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है आपसे 24 पेज नंबर पर। ये शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का सीधा अर्थ है पहले तो सर फोड़ दो, पहले सिर फोड़ दो पत्थर से, फिर बाद में आ जाओ, ओहो आ जाओ पट्टी करवा देता हूं मैं आपकी, सीधा शर्त ये है। ठीक है, पहले आघात पहुंचाओ फिर इलाज करो, है ना। पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों ने यानी कि अमेरिका ने इसको तोड़ दिया, किसको, सोवियत संघ को, इसको बर्बाद कर दिया, इसको कमजोर कर दिया, आघात के इस पर चोट पहुंचाई। और उसके बाद जब ये विघटन हो गया इसका और ये इसने घुटने टेक दिए, तब अमेरिका कह रहा है हो मेरे लाल, मैं करूंगा तेरी वो सेवा, मैं तेरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करूंगा। ठीक है, तो ये लोग वहां पर गए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को लेकर गए, पैसा इनके पास था पश्चिमी यूरोपीय देशों के पास, वहां के संसाधनों को खरीदा इन्होंने, अपना संसाधन बना लिया, जमीन को, समुद्री क्षेत्रों को। ठीक है, और उसी का परिणाम स्वरूप आज रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ठीक है, शॉक थेरेपी आप देख लेना एक बार, इसके क्या क्या परिणतियां थी। संघर्ष और तनाव देख लेना कि संघर्ष और तनाव जो है वो किस प्रकार से रहा है, 26 नंबर पेज नंबर पर है। दोनों के बीच में मानवाधिकार आयोग वगैरह है, वो देख लेना एक बार। कार्बनिक जो पेट्रोलियम पदार्थ थे उनके ऊपर कैसे संघर्ष रहा है एशिया में और यूरोप में, दोनों में देखना। पूर्वी साम्यवाद देश और भारत, पूर्वी साम्यवाद देश और भारत जो है वो उनका संबंध क्या रहा है, क्या उनकी संस्कृति रही है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो पूर्वी भारत के आसपास जो देश है, भारत में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो लगभग आप भारत के आसपास के देशों में सभी में वो देखी जाती है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो उनको थोड़ा संबंध, आपसी संबंध है, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से भी है, जातीय रूप से भी है। ठीक है, तो उनको एक बार आप लोग देख लेना। अब आपका तीसरा चैप्टर होता है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यहाँ पर हमारे पास जो वर्चस्व जो शब्द नया आया है इसका अर्थ क्या है। देखिए सीधी सी भाषा में हम बात करें कि वर्चस्व का जो अर्थ होता है वो होता है दादागिरी। ठीक है, दबदबा, रुतबा। आप सभी जानते हैं 1991 के बाद पूरे विश्व में किसका रुतबा है, किसकी दादागिरी है, कौन है महाशक्ति, अमेरिका है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में है अमेरिका का वर्चस्व, बस इतना देख लेना है। किन किन क्षेत्रों में है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है। ठीक है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में है, सैनिक क्षेत्र में है। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, इन क्षेत्रों में अमेरिकी वर्चस्व विश्व में देखने को मिलता है। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो जो विलुप्त जींस का पैंट होता है जो सर्वाधिक विश्व में पसंद किया जाता है वो कहाँ का है, किसकी देन है वो ब्लू जींस का पैंट, वो अमेरिका की देन है जिसकी पूरे विश्व में छाप है। हम सेना की बात करें तो जो सेना है विश्व के 20 शक्तिशाली देशों की से भी ज्यादा खर्च करती है वो सुरक्षा पर। अमेरिका ज्यादा खर्च करता है, लगभग 600 कुछ डॉलर खर्च करता है अमेरिका। यदि भारत अब विश्व के 20 देशों को एक साथ कर दिया जाए तो 20 देश इतना
बजट खर्च नहीं करेंगे जितना कि अमेरिका अकेला अपनी सेना के लिए जो है खर्च करता है। 600 कुछ डॉलर है, 602 डॉलर है शायद। उसके बाद उसके समुद्र पर जो है उसका वर्चस्व है। ठीक है, एक बार अपने गाइड में देख लें राजनीतिक वर्चस्व किस प्रकार से, सांस्कृतिक वर्चस्व किस प्रकार से, सैनिक वर्चस्व किस प्रकार से है, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है आपको। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत जो होती है अमेरिका करता है, इसमें व्यापार वगैरह, संचार, परिवहन जो है ये बढ़ते हैं। क्विल्टन का दौर है, पेज नंबर 34 पर, ज्यादा मुख्य नहीं है लेकिन थोड़ा एक बार देख लेना। पेज नंबर 35 पर 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में 2001 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 विमानों को अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर अमेरिका के 4 अलग अलग स्थानों पर ठोक दिया था। पेज नंबर 35 पर देख लेना इस बात। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लेता। व्यावसायिक विमान थे और चारों को अमेरिका के मुख्य सेंटरों पर इनको जो है अटैक कराया था। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना इसको थोड़ा, है ना। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा आपको इस पर समय बर्बाद आपका नहीं करूंगा क्योंकि पेपर नजदीक है। मैं आपको सीधे वो पॉइंट ही बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो है। उसके बाद इराक पर आक्रमण। आपको पता है 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण को अमेरिका ने ऑपरेशन इराक फ्रीडम कूट नाम से ये सैन्य अभियान चलाया था। और आप लोग सभी जानते हैं कि अब जब इराक पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने इसे लाइव टेलीकास्ट कराया था। क्या भाई, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है कि जो लाइव टेलीकास्ट चला रहे हो आप लोग, आक्रमण को लाइव टेलीकास्ट खुद के द्वारा, एक न्यूज चैनलों की बात अलग है, खुद के द्वारा लाइव टेलीकास्ट चलाना, इसका मतलब है कि वो पूरे विश्व को दिखाना चाहता था कि अगर मुझसे जो उलझेगा उसको ये हाल में करूंगा। ठीक है, 2 बार उस पर आक्रमण किया इराक पर, दोनों बार उसको इसी तरह से उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता था कि मेरा सैनिक वर्चस्व इतना है, ये अपने सैनिक वर्चस्व को उसके माध्यम से दिखाना चाह रहा था। उसके बाद क्या होता है वर्चस्व का? वर्चस्व का सीधी सी बात है, दादागिरी, दबदबा वो है। ठीक है, वर्चस्व 2 प्रकार से हो सकता है। आपका वैचारिक वर्चस्व हो सकता है, एक आपका जो है शारीरिक शक्ति वर्चस्व हो सकता है। एक तो अपनी बात को आप किसी से मनवाते हो अपने विचारों के माध्यम से, और एक आपको अपनी बात मनवाते हो किसी को चांटा मारे डंडा मारकर। ठीक है, वो चीज है वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ के रूप में। वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ के रूप में मैंने जो भी बताया था कि इराक पर जो आक्रमण किया अमेरिका ने, ठीक है, उसमें कितना सैनिक वगैरह तो वो सारे देख लेना, वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं मेन चीजें बात कर रहा हूँ। इराक पर जो आक्रमण किया था अमेरिका ने, उस पर उसको लाइव टेलीकास्ट किया था और लाइव टेलीकास्ट करने का मकसद यही था कि वो अपने सैनिक वर्चस्व को दिखाना चाह रहा था। क्लियर है? उसके बाद आपको यहां देखना है पेज नंबर 40 पर वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ के रूप में। ये थोड़ा देख लेना कि वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ के रूप में कैसे अमेरिका के लिए कायम हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहा था। उसके बाद पेज नंबर 42 पर है वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ के रूप में। पेज नंबर 42 वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ के रूप में। मैंने आपको कहा था अभी चैप्टर स्टार्ट किया था कि जो पूरा विश्व है उसमें एक जींस चलता है, ब्लू जींस, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अधिकतर लोग जो है ब्लू जींस पहनते हैं, लगभग 90% लोग ब्लू जींस करते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका ने विश्व के सभी देशों में अपनी संस्कृति, अपने रुतबे को कायम किया है किसी न किसी क्षेत्र में। ठीक है, बाकी सैन्य शक्ति वगैरह वो आप जानते ही हो। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध है। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, जो भी भाग अमेरिका पर आतंकी हमले हुए वो उसकी शक्ति के उसमें शक्ति पर एक उंगली उठाते हैं, एक प्रश्न खड़ा करते हैं। इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी उसके अमेरिका उसी के देश में से 4 विमानों को कैसे गायब कर दिया जाता है। 2022 में भी एक विमान गायब किया गया था, सॉरी 2023 में एक विमान जो है उसका अपहरण किया गया था। इतना शक्तिशाली होने के बाद, इतनी सुरक्षा मजबूत होने के बाद भी कि अगर कोई विदेशी परिंदा भी पर मारे तो वो भी वहीं विस्फोट हो जाएगा। इतनी सुरक्षा वाला देश पर किस कारण से, क्यों वहां पर जो है आतंकवादी हमले हो जाते हैं? ठीक है, ये उसकी जो महाशक्ति है, उसका वर्चस्व है, इस पर सवाल खड़ा करता है। अमेरिका भारत के संबंध, ठीक है, दोनों चीजें जब भी आपसे किसी देश के साथ भारत के संबंध की बात करता है तो वहां पर दोनों चीजें रखनी है आपको, पक्ष और विपक्ष। पक्ष ज्यादा रखने हैं, विपक्ष कम रखने हैं। कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है। फला उस देश मान लीजिए अमेरिका से पूछ लिया
अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध 4 लाइन उसमें लिख दीजिए। ठीक है, अमेरिका के साथ भारत के आपसी संबंध 4 लाइन उसमें लिख दीजिए। अभी किसी देश के साथ पूरे सारे देशों के साथ लगभग कॉमन होता है। हाँ, विपक्ष जो होते हैं, अवरोध जो होते हैं, उन अवरोधों के बारे में थोड़ा अलग अलग लिख लिया करना, लिख लेना। ठीक है, चाहे किसी के साथ पूरे सारे कॉमन होते हैं, एक देश के साथ पढ़ लेना कि कैसे पक्ष और विपक्ष होते हैं, बाकी अपने कॉमन सेंस के आधार पर आप उसको उत्तर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो भारत में इंजीनियरिंग वगैरह का जो योगदान है भारत में अमेरिका का रहा है। और पेज नंबर 46 पर है, वर्चस्व से कैसे निपटे। वर्चस्व से कैसे निपटे, पहली बात तो एक, वर्चस्व से निपटने की जरूरत नहीं है। वर्चस्व से निपटने की जरूरत है तो वो शारीरिक शक्ति या सैनिक शक्ति के वर्चस्व से निपटने की जरूरत है, ना कि वैचारिक शक्ति से। ठीक है, जो अमेरिका का दबदबा है पूरे विश्व में, उससे निपटने की जो है वो किस प्रकार से निपटा जा सकता है, उन चीजों के बारे में थोड़ा देख लेना, क्या क्या वो पॉइंट हो सकते हैं, मुख्य पॉइंट हो सकते हैं वो। उसके बाद आपको पेज नंबर 49 पर पढ़ना है, इतिहास हमें सर्ववर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है, ये थोड़ा देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चैप्टर शुरू होता है चौथा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपका शुरू होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके इसमें कुछ जो चैप्टर बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैप्टर आपके बचे, 3 चैप्टर आपके हुए हैं और 6 चैप्टर आपके जो हैं बच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोगों को समझ में कुछ आया है तो आप एक बार कमेंट कर जरूर बताइए। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जीमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर आप देख लीजिए जीमेल आईडी, आप अपना पता सहित अपना मैसेज करें कि जो अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आधे पौने घंटे आपको मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, यदि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो उससे क्या फायदा, मेरा समय खराब होने करने से, आपको समय खराब करने से। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इन 3 चैप्टरों में जो आपने पूरी साल में नहीं पढ़ा वो आपने आधे घंटे में पढ़ लिया है, तो निश्चित रूप से मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे कि सर जल्दी से जल्दी अगली वीडियो को लाइए, हमारे कौन से चैप्टर सिलेबस को जल्दी पूरा कराइए, 2 दिन में आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ताकि आपके जैसे दोस्त, आपके जो लोग हैं, आपके बच्चे, आपके साथ जो दोस्त हैं देश में जो युवा है पेपर देने वाले, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, हो सकता है उपयोगी साबित हो जाए। धन्यवाद।